हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एईडीओ के जो थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, एईडीओ का बीपीएससी ने कराया था, उसके इकोनॉमी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और इकोनॉमी के इन्होंने 10 क्वेश्चन पूछे थे। जनरली बीपीएससी में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट यहाँ 100 क्वेश्चन थे ना, तो मैं काफ़ी डिटेल में बताऊँगा। आप सारे वीडियोज़ देख सकते हैं, मैंने एईडीओ के सॉल्यूशन के और भी वीडियोज़ बनाए हुए हैं, वो भी जाकर देख सकते हैं। और यहाँ मैं करंट अफेयर के भी तो इंसाइट दूंगा ना, कि कौन कौन से टॉपिक को ये टच कर रहे हैं इकोनॉमी के करंट अफेयर को, तो काफ़ी बेनिफिट होगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन हिट कर सकता है 72 बीपीएससी में। और नहीं भी करेगा ना हिट, तो मैं आपको थीम बता दूंगा, कौन से थीम से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और उस थीम डेटा भी बता दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जैसे टैक्स रिफॉर्म, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा वीडियो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। अब जैसे कि हिंदी में ही कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो पूछा है कि एक कमेटी बनाई गई थी टैक्स रिफॉर्म्स, कर सुधार से रिलेटेड, कौन सी नहीं है? तो चिलैया कमेटी, क्या ये है? पहले सारी कमेटी हमें नाम पढ़ने चाहिए, ये तारापुरे वाला कमेटी, केलकर कमेटी, रिफॉर्म कमीशन। ठीक है। बट हमने एग्जाम में सुना होगा केलकर कमेटी, ये हमने कहीं पढ़ा होगा। केलकर कमेटी ना पहले जीएसटी रिफॉर्म लाने के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी 2002 में, केलकर कमेटी। ठीक है। और फिर ये क्या बोलते हैं, चिलिया कमीशन, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को रिफॉर्म के लिए की गई थी, ये 1991 में बनी थी। ठीक है। तो ये चिलिया कमेटी और केलकर कमेटी तो टैक्स रिफॉर्म से है ही रिलेटेड। बट आपने कभी सुना है तारापुर वाला कमेटी जो है ये कभी टैक्स रिफॉर्म की बात की है इन्होंने? ये तो कैपिटल अकाउंट्स, जो करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट्स होते हैं, देखिए, तो इन्होंने कैपिटल अकाउंट के कन्वर्टेबिलिटी की बात की थी। किस चीज़ की बात की थी? कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है ये, तो टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है नहीं ये, तो ऑप्शन हो जाएगा अपना ये। अगर हमें ये पता नहीं है रिफॉर्म कमीशन किससे रिलेटेड है, ये रिफॉर्म कमीशन, ये आई थिंक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है, ओवरऑल रिफॉर्म की बात करता है, वो उसी चीज़ से रिलेटेड है ये, जो 2005 में बना था। तो मैंने देख लेना आपने कैसे मैंने एक एक ऑप्शन को डिटेल में बताया है। तो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो उसके फीचर्स इन्होंने पूछ लिया कि फॉलोइंग इंडिकेट्स, पॉलिसी रिफॉर्म, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एफडीआई इंक्रीज होगा। हिंदी में भी देख लेंगे कि कौन सी जो चीज़ है, भारत एक तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। ठीक है, भारत एक तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, तो सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। एफडीआई में इंक्रीज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पॉलिसी में भी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है। फिर आगे आते हैं। हाँ, ये पूछा है इन्होंने, अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है इकोनॉमी को रिलेटेड, क्या चीज़ बढ़ने पर क्या घटता है, तो इजी इजी क्वेश्चन ये सही हो जाते हैं। अब ये पूछा है कि कौन सा फैक्टर ऐसा है जो हेल्प, मतलब फैक्टर इंक्रीज नहीं करेगा कंट्रीब्यूशन टू सर्विस सेक्टर ग्रोथ। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हेल्प नहीं करेगा? जैसे ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, ये तो हेल्प करेगा नहीं, तभी तो आईटी सेक्टर का इंडिया एक्सपोर्ट कर पा रहा है इतना। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कंप्यूटर्स बनेंगे, चैट जीपीटीज आई हैं, कंप्यूटर्स, चैट जीपीटीज, एआई, तो एआई का एडवांसमेंट हुआ है, तो सर्विस सेक्टर इंक्रीज हुआ है ना, बैंकिंग सर्विस, एजुकेशन सर्विस काफ़ी आसानी से हम अवेल कर पा रहे हैं। फिर अर्बनाइजेशन, अब जो सेंटर इस्टेब्लिश हुए जैसे बेंगलुरु हो गया है, दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, तो ये सर्विस सेक्टर की ग्रोथ कहाँ हुई है? अर्बन एरियाज़ में हुई है ना, तो यही चीज़ होगा ना। फिर कौन सा हेल्प नहीं करेगा? अब डिक्रीज इन कोर इंडस्ट्रीज, इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है यहाँ। कोर इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? क्रूड क्रूड या पेट्रोलियम और सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, अगर इनका डिक्रीज कर दिया जाए तो इससे कोई रिलेशन है इसका? नहीं है ना। ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, ये पूछा है कि कौन सी स्कीम है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड नहीं है? मैं आपको पता है ना, स्कीम के बारे में काफ़ी डिटेल्स में करंट अफेयर के वीडियोस में पढ़ाता हूँ। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो ये क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन करेगा? हाँ, ये तो लाइफ इंश्योरेंस वगैरह देता है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन तो आएगा ही। अब मुद्रा स्कीम है, ये एमएसएमई को लोन देती है, क्रेडिट देती है, तो ये भी फाइनेंशियल इंक्लूजन करेगी। फिर ये है पीएम सुरक्षा योजना। ठीक है, ये क्या करती है? ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस देती है, एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो उसके रिगार्डिंग इंश्योरेंस है। बट ये मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये तो नेम ही गलत है ना स्कीम का। ऐसा कोई स्कीम है क्या, मंत्री सुरक्षा बीमा योजना? तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा ना, डी। ठीक है। और ये मुद्रा स्कीम 2015 में आई थी, इसके 11 साल हो गए अब। अब आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही अजीब पूछा इन्होंने, ऐसा क्वेश्चन जनरली नहीं पूछते हैं। इतने पुराने डेटा, वो भी जुलाई 2005 में, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या था? ये तो कुछ अजीब ही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है।
फिर मैं गूगल सर्च किया तो इसके बारे में मिला ये 4.8% था। आई थिंक सरकार कंपेयर करना चाह रही हो पुराने टाइम से अनएम्प्लॉयमेंट आज के टाइम में, क्योंकि घटा है ना। इनका जो डेटा है इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का, 2023-24 में जो लेटेस्ट डेटा है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग 3.2% है। आपको याद रखना है 3.2, क्योंकि ये डेटा हमेशा पूछे जा सकते हैं। ये मल्टीपल स्टेटमेंट बना देंगे एग्जामिनर, फिर उसके बारे में पूछेंगे। 3.2 है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब जैसे 1-2 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था, ये इन्फ्लेशन रेट कितना है, ये भी तो पूछा जाता है ना। तो अभी इकोनॉमिक सर्वे जो लेटेस्ट आया बिहार का पूछ लिया है इन्फ्लेशन रेट जैसे। तो सितंबर 2024 से लेके सितंबर 2025 के बीच, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट कितना था 0.5%। 0.5 मतलब महंगाई है ही नहीं, बिल्कुल सब खत्म हो गई है महंगाई, 0.5 में है। और रूरल एरियाज़ में तो 0.8% इन्फ्लेशन रेट घटा है और 0.8% अर्बन एरिया में बढ़ा है। बट हमारी जो आरबीआई है, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसका टारगेट क्या रहता है 4% ±2 करना है ना। तो किस रेंज में रखना है, 2 से 6% की रेंज में रखना है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो 2016 में बनी थी, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में पूछा जाता है, इन्फ्लेशन पूछा जाता है, और ये सीपीआई पे बेस्ड था, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। और नेशनल लेवल पे इन्फ्लेशन 1.5% है। क्या ये सही लग रहा है आपको डेटा? ठीक है, ठीक है, याद कर लो, एग्जाम में तो सॉल्व करना है क्वेश्चन। 1.4%। फिर आगे आते हैं, कौन सा इसमें एग्जाम्पल नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर का इकोनॉमी में, हिंदी में भी देख लेंगे एक बार सारे क्वेश्चन। आधारभूत संरचना का उदाहरण नहीं है, ठीक है। यातायात ट्रांसपोर्टेशन है क्या ये? फिर टेलीकम्युनिकेशन क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है ये? फिर सार्वजनिक सेवाएं, पब्लिक सर्विस, ये भी तो है, ये भी है, ये भी है। निजी मकान, ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का है? ये नहीं है ना ये। फिर आता है बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग कितने स्मार्ट सिटीज़ हैं बिहार में, आपको पता होगा ना कौन कौन से स्मार्ट सिटीज़ है। चलो काउंट करते हैं। पटना हो गया ना, फिर हो गया एक बिहार शरीफ, नालंदा में है बिहार शरीफ, ठीक है, और एक है भागलपुर, और एक है मुजफ्फरपुर। तो 4 हो गए। कितने हो गए? 4 हो गए ना। फिर आगे आते हैं, ये क्वेश्चन इन्होंने, हाँ, सेंसस के क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं। सेंसस के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। 2011 की जनगणना कितना टाइम हो गया, बट हमेशा क्वेश्चन बनेगा जब तक 2027 वाले सेंसस का डेटा नहीं आ जाएगा, उससे पहले पहले एग्जाम निकाल लेना है आप लोगों को, क्योंकि फिर नया डेटा आ जाएगा, फिर वो भी याद करना होगा। अभी तो 2011 के सेंसस के क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। तो हम बात करते हैं, क्या पूछा इन्होंने, डेंसिटी, घनत्व कितना है, ठीक है। तो आपको याद होगा 1106 है ये। कितना है? 1106। हिंदी में हिंदी में भी देख लेंगे, इंग्लिश में भी देख सकते हैं। फिर डेंसिटी कितनी है? 1106। और सेंसस के क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, लिटरेसी रेट कितना है? 61.8% है लिटरेसी, ये पूछा जाता है, ठीक है। और वुमेन का कितना है? 50-51, 50.51% वुमेन का है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो बिहार में कितना है? 918। कितना है? 918। और क्या क्वेश्चन बनते हैं? अब फॉरेस्ट सर्वे आपको कर लेना है। फॉरेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग बिहार में कितना है? 7.84%। कितना है? 7.84%। फॉरेस्ट रिपोर्ट आपको अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। फिर आगे आते हैं मेजर क्रॉप। कौन सी मेजर क्रॉप्स हैं इन बिहार में, आपको पता है ना? राइस, वीट। ये ऑप्शन देखो पहले तो, किस में है, किसी में है क्या? किसी में नहीं है। राइस क्रॉप ही तो है मेजर क्रॉप्स बिहार की। जूट कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की है, ठीक है। राइस क्रॉप एंड मेज। मेज आपको पता है ना, पूर्णिया और कटिहार और ये जो एरिया है बंगाल से जो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, इसमें मेज बहुत ज़्यादा होता है, मक्का, ठीक है। और बिहार में सबसे ज़्यादा राइस होता है, फिर वीट है, फिर मेज है। और बीपीएससी ने लास्ट ईयर क्या पूछा था? शुगर केन। शुगर केन जो है, ये जो क्रॉप है, ये राबी है, खरीफ है, या फिर जायद है? तो ये खरीफ क्रॉप है। टेक्निकली ये किसी भी चीज़ में फिट नहीं बैठती, क्योंकि ये इसको जो मतलब इसको गन्ने को जो लगाया जाता है ना, जनवरी फरवरी में लगाया जाता है। तो जनवरी फरवरी में थोड़ी लगाया जाता है क्रॉप को, खरीफ जो है। तो बीपीएससी ने इसको खरीफ माना था, क्योंकि खरीफ क्रॉप का जो फीचर्स है मुझे भी नहीं पता था कि उसके लिए रेनी सीजन होना चाहिए और हाई टेम्परेचर। और शुगर केन के लिए सेम चीज़ फिट बैठ जाती है,
हाई टेम्परेचर चाहिए और रेनी सीजन चाहिए। भले सी इसको इसका जो सोइंग इसके लिए जो जमाने का पीरियड है, इसको गन्ना को बुवाई का पीरियड है वो जनवरी फरवरी है मेनली सूटेबल, बट इसके लिए काफ़ी टेम्परेचर चाहिए। तो ये शुगर केन जो है ये खरीफ क्रॉप है। ठीक है, मैं सबके नाम बताता हूँ। अब ये राइस क्या है, ठीक है, ये भी खरीफ क्रॉप है। वीट क्या है, वीट क्या है, ये वीट राबी क्रॉप है। ठीक है, ऑयल सीड्स जो होते हैं वो राबी क्रॉप्स होते हैं क्योंकि ठंड में इसको उगाया जाता है। और जितनी भी दाल होती है मोस्टली वो क्या होते हैं, वो खरीफ क्रॉप होती हैं, खरीफ। ठीक है, कॉटन भी खरीफ है। ठीक है, ये याद रख लेना बस आपको। फिर लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना ये सेक्शन, मैंने जो सेशन लिया है इतना डिटेल में जो बताया मैंने, इससे आपके और सब्जेक्ट भी तो रिवीजन हो रहे हैं ना, और पॉइंट्स और डेटाज भी रिवीजन हो रहे हैं। अल्टीमेटली बीपीएससी में जो भी एग्ज़ाम है वो डेटा का ही एग्ज़ाम है। डेटा फैक्ट जितने याद होंगे आपके उतना पीटी आसान हो जाएगा। यहाँ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कम आएगी बट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसी चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। अब स्टडी ऑफ एलियन लाइफ कि मैंने ये जनरल क्वेश्चन हो गया, मैंने इकोनॉमी में ही डाल दिया है क्योंकि उसके बाद करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो एलियन लाइफ की जो स्टडी है किससे रिलेटेड है, जीनोबायोलॉजी। ठीक है, वैसे इसको एस्ट्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं, एस्ट्रोबायोलॉजी, जीनोबायोलॉजी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने यहाँ तक कर लिए, 10 क्वेश्चन थे। उसके बाद करंट अफेयर के क्वेश्चन आ जाएंगे। करंट अफेयर में मैं आपको काफ़ी डिटेल चीज़ें बताऊंगा, कहाँ से क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, थीम क्या क्या है उनका, बुक पूछते हैं वो लोग। और ये करेंसी वाला इन्होंने आजकल नया क्वेश्चन पूछने लगे हैं। नोबेल प्राइज़ के इन्होंने, हमेशा नोबेल प्राइज़ पूछा जाता था कौन से कंट्री में किसको मिला, बट ये आजकल क्या कर रहे हैं, उसके कंट्री का नाम पूछ रहे हैं मतलब। तो काफ़ी डिटेल में मैं बताऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और मैंने एडीओ के जो और वीडियोस बना दिए हैं उनको भी जाकर जरूर देखें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसका पीडीएफ आपको रिवीजन मंत्रा पर मिल जाएगा।